हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर। काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बोरिंग चैप्टर है, प्रॉपर प्लेन थ्योरी का चैप्टर है, पर आपके अच्छे खासे मार्क्स से पेपर में कवर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे वाले मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमारे न्यूमेरिकल के रहेंगे। काफी बच्चों से न्यूमेरिकल हो नहीं पाता है, तो इसकी वेरी इजी थ्योरी है। इजी थ्योरी से आप अच्छे खासे नंबर स्टैटिस्टिक्स में यहाँ से ला सकते हो, ठीक है जी। हमारे चैनल पर मैं आपको पूरा फुल कोर्स करवा ही रही हूँ। अगर वो सारे लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वहां पे फॉलो कर लेना। बेस्ट गाइडेंस सब कुछ हम दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाओ अपने नाम की प्रेजेंस के साथ। आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स में मुझे मेनली क्या करना है ना, मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा, मुझे उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना है, सही तरीके से निकालना है, इकट्ठा करना है और फिर उस पे कुछ फॉर्मूलाज लगा के उससे कुछ रिजल्ट निकालना है, ठीक है। अब डेटा पे रिजल्ट निकालना है, डेटा को प्रेजेंट करना है, लेकिन उन सभी चीजों से पहले मेरे पास डाटा होना तो चाहिए। अगर मेरे पास डाटा ही नहीं होगा तो मैं इस पे काम कैसे करूंगी, ठीक है ना। मेरी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है ना, सारी लाइन वाइज चलती है। पहले डाटा इकट्ठा करती हूँ, फिर डाटा को छांटती हूँ, सारे डाटा को छांटती हूँ, सही करती हूँ, सही तरीके से लगाती हूँ, फिर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हूँ टेबल में, डायग्राम में, फिर उस पर फॉर्मूला लगा के फिर उससे रिजल्ट निकालती हूँ। तो वो सारे आगे के स्टेप करने के लिए सबसे पहले मुझे डाटा इकट्ठा तो करना पड़ेगा। डाटा मुझे चाहिए, तो डाटा का क्या मतलब है, डाटा से मेरा मतलब है कुछ भी, मतलब इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन। मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों की इंफॉर्मेशन, उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनके एड्रेस, उनके मार्क्स, उनके सब्जेक्ट, उनकी एज, उनकी हाइट, उनका वेट, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर, ठीक है। कुछ भी मेरे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं उसको यहाँ डाटा बोल रही हूँ, है ना। अब बेटा, इस पे काम करने के लिए मुझे सबसे पहले डाटा की जरूरत तो होगी ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे जो हैं 90% ला रहे हैं, कितने 80% ला रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, मुझे ये सब चीजें जाननी है। तो ये सब चीजें जानने के लिए सबसे पहले मेरे पास उन सब का डाटा तो होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए कि ये रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 के आए हैं 88, ये रोल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके रोल नंबर 50 तक मुझे सबका पता होना चाहिए। किसके 88 आए, किसके 30 आए, किसके 60 आए, किसके 90 आए, किसके 100 आए, है ना, किसके 54 आए, व्हाटएवर। ये मेरा डाटा है। अब ये मुझे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे कर सकती हूँ अलग अलग तरीके से, वो मैं इस चैप्टर में समझती हूँ, राइट। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए बेटा सबसे पहले मेरे पास दो अलग अलग तरीके के सोर्स हो सकते हैं। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, दो सोर्स हो सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा करने के लिए। अच्छा मैडम जी, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा का मैम जी क्या मतलब है। देखो बेटा, दो सिंपल तरीके हैं। पहली चीज, मैं हर चीज खुद से करूं। दूसरी चीज, किसी ने पहले से कर रखी है, मैं उसका काम उठा के ले आऊं, कॉपी पेस्ट कर दूं। ये मेन दो चीज, इनका डिफरेंस है। पहली कि मैं सारी मेहनत खुद करूं, दूसरा कि किसी ने मेहनत कर रखी थी ऑलरेडी, मैंने उससे वो डाटा मांग लिया, मैंने उसका डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया। ये दो चीजें हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और कुछ नहीं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, it offers first hand quantitative information. Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information. मतलब कि प्राइमरी में तुम क्या कर रहे हो, एक्चुअल में जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से वो डाटा शुरू हो रहा है, वहां से आप खुद जाते हैं, मेहनत करते हैं, डाटा कलेक्ट करके लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में, अगर मुझे मेरी क्लास के 50 बच्चों के नंबर चाहिए, तो मैं 50 बच्चों के पास इंडिविजुअली जाऊंगी। पहले बंदे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, ऐसे करके टोटल 50 लोगों के पास जाऊंगी, सबका इंटरव्यू लूंगी, सबसे उनके नंबर पूछूंगी। ये तो है प्राइमरी, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स क्या है मेरे पास के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे पूछा। सेकेंडरी में क्या है, मैं इन बच्चों के पास जा ही नहीं रही, मैंने इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं किसी ऐसी एजेंसी के पास जाऊंगी, किसी ऐसे बंदे के पास जाऊंगी
जिसने वो सारा डाटा पहले ही कलेक्ट कर रखा है, हु इज इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, जिसने वो सारा डाटा पहले ही कलेक्ट कर रखा है। मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊंगी और उससे वो डाटा कलेक्ट करके ले आऊंगी। जैसे कि हमारे केस में क्या हो गया, हमारे क्लास टीचर ने पहले ही वो सारा डाटा कलेक्ट कर रखा है। मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे बस एक शीट ऑफ पेपर ले आऊंगी, उस शीट ऑफ पेपर पे पहले ही लिखा होगा 50 बच्चों का डाटा। सो दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या कर रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, ओरिजिनल सोर्स से जाके ला रहे हो। ओरिजिनल है इसीलिए ये फर्स्ट हैंड है, मैंने खुद एक एक बच्चे से पूछा। सेकेंडरी क्या है, सेकंड हैंड है। टीचर ने बच्चों से पूछा और कलेक्ट किया, मैं टीचर से उठा के ले आई, तो ये सेकंड हैंड है। अब मुझे बच्चों से तो मैंने तो बात ही नहीं करी, तो मेरा पूरा भरोसा है कि भैया टीचर ने सही लिखा होगा। ठीक है ना, मुझे टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ शायद टीचर ने ठीक ही लिखा हो। तो सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकंड हैंड डाटा यहाँ से मुझे मिलता है। लेकिन फर्स्ट हैंड डाटा मुझे खुद कलेक्ट अगर करना है तो उसको प्राइमरी सोर्स बोला जाएगा। मेक श्योर एक चीज समझ आ रही हो तुम्हें कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डाटा तो सेम ही रहेगा। फर्क इस चीज का है कि मैंने खुद कलेक्ट किया या मैंने किसी से कॉपी पेस्ट किया, डाटा तो सेम ही रहेगा। डाटा तो वही 50 बच्चों का रहेगा। ठीक है, तो डाटा अलग नहीं हो रहा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में क्या है, डाटा तो बिल्कुल सेम है, बस उसको तुमने कलेक्ट किया है प्राइमरी सोर्स से, उसको तुमने कलेक्ट किया है सेकेंडरी सोर्स से। ठीक है, प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। मैंने अपने खुद के पर्पस के लिए खुद से कलेक्ट किया, पहली बार कलेक्ट किया, शुरू से लेके एंड तक किया, तो उसको मैंने प्राइमरी डाटा बोला। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, वो विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वो डाटा पहले ही एग्जिस्ट करता है, वो पहले ही किसी और ने कलेक्ट कर लिया है, टीचर ने उसको किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट करा होगा। ठीक है ना, रैदर देन आंसरिंग माय क्वेश्चन, टीचर ने मेरे पर्पस के लिए नहीं किया, टीचर ने उसको अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करा होगा, वो पहले ही कलेक्ट हो चुका है, पहले ही वो डाटा एग्जिस्टेंस में आ गया है। ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग डाटा फ्रॉम समबडी एल्स हु कलेक्टेड इट फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो वो सेकेंडरी है। बट उसको अगर आपने यूज नहीं किया, सॉरी, टीचर ने उसको पहले कलेक्ट कर लिया था, पर टीचर ने उसको अपनी स्टडी में यूज नहीं किया, तो फिर वो प्राइमरी डाटा ही माना जाएगा। मतलब डाटा तो आपने टीचर से लिया, पर टीचर ने तो उसको यूज ही नहीं करा था, आप ही पहले उसके यूजर हैं, तो फिर उसको प्राइमरी डाटा माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया तो बढ़िया, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में, सबसे बड़ा डिफरेंस है ओरिजिनलिटी का। प्राइमरी डाटा एकदम ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड डाटा है, आप खुद इसको कर रहे हैं कलेक्ट। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं है, अब ये सेकंड हैंड हो गया है, क्योंकि पहले किसी और ने कलेक्ट कर लिया, अब ये ओरिजिनल नहीं बचा, किसी और ने कलेक्ट कर लिया, यूज कर लिया, काम कर लिया, उसका जो करना था उससे कर लिया, रिजल्ट जो निकालना था निकाल लिया, अब ये ओरिजिनल नहीं रहा, तो सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं है, प्राइमरी है। ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आएगा बेटा, जब टीचर ने वो कलेक्ट करा था, उसने किसी और पर्पस से करा होगा, अब आपने तो जाके टीचर से ले लिया, क्या पता आपका ऑब्जेक्टिव टीचर से मैच ही ना करता हो, क्या पता टीचर ने अलग ऑब्जेक्टिव से अलग तरीके से पूछा हो, अलग डाटा कलेक्ट करा हो, क्या पता वो आपको पूरे तरीके से यूज आए ही ना। लेकिन प्राइमरी डाटा में आप अपने खुद के ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा कलेक्ट करोगे, तो उसमें जो भी डाटा होगा वो एग्जैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा होगा। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डाटा बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्यों, क्योंकि आपको 50 के 50 बच्चों के पास जाना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबको कुछ ना कुछ देना भी पड़ सकता है ना, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, सो इट्स वेरी कॉस्टली। सेकेंडरी डाटा इज नॉट कॉस्टली, आप टीचर के पास गए, एक शीट उठा के ले आए, आपका 2 मिनट का टाइम नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं, तो दिस इज नॉट कॉस्टली, दिस इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, चलिए अगली चीज, कोई डिफरेंस नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज द डिग्री, इज द, आप ऐसा बोल सकते हो, इज वन ऑफ द ओरिजिनलिटी, कि वो फर्स्ट डिग्री है, वो सेकेंड डिग्री है, ओरिजिनलिटी कितनी है। डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर पार्टी। डाटा तो वही रहेगा, टीचर के लिए वो प्राइमरी है, आपके लिए सेकेंडरी बन गया, डाटा सेम रहेगा, डाटा में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। बेटा मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में ना, इससे मैं बेसिकली प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मोड बोल रही हूँ। अरे सेकेंडरी डाटा के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, टीचर के पास जाओ उठा के ले आओ, है ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पर प्राइमरी में दिक्कत हो जाएगी कि जब मैं उन 50 बच्चों से उनके नंबर पूछने जाऊंगी, क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं, क्या उनके घर जाके पूछूं, क्या मैं किसी और को भेज दूं कि यार तू पूछ के ले आ, क्या मैं उनको बोलूं व्हाट्सएप पे कि यार मुझे मैसेज कर दो, क्या मैं उनको बोलूं मेल पे कि मुझे मेल कर दो, है ना, मैं कैसे उन 50 बच्चों से उनका डाटा निकलवाऊं।
इन सच अ मैनर कि वो सारे सही तरीके से अच्छे आंसर मुझे दे पाएँ, मेरा काम बन पाए। तो देयर कैन बी अलग-अलग मेथड्स, अलग-अलग मोड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में तो कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना है, उसके कोई मोड्स नहीं होते, प्राइमरी डाटा के होते हैं। मैं कॉल करूँ, घर पे जाऊँ, मैसेज करूँ, मेल करूँ, व्हाट शुड आई डू? ठीक है? सो अलग-अलग मोड्स हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, हम वो सारे देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है? पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आप 3 काम कर सकते हैं, ये और ये, एक-एक करके देखेंगे। दूसरा है क्वेश्चनेयर के थ्रू, ठीक है? पहला था इंटरव्यू और दूसरा था थ्रू क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में भी 2 तरीके से कर सकते हैं और तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये आपके अलग-अलग मेथड्स रहेंगे। कुछ एक मेथड्स की आज बात करेंगे, कुछ एक की मेथड्स की अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? अभी सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सनल इंटरव्यू से। 3 तरीके से आप पर्सनल इंटरव्यू उनका ले सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है? इंटरव्यू 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। नाम से समझ आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो मतलब आप उनका कुछ इंटरव्यू ले रहे हो। पर्सनल है मतलब आप वन टू वन उनसे बात करोगे। डायरेक्ट है मतलब कि आप फिजिकली ऑफलाइन जाके उनसे बात कर रहे हैं। सीधा फिजिकली उनके पास जा रहे हैं, वन टू वन सीधा आजा, बाहर मिल, है ना? बात करते हैं। तो वो वाली बात है कि बाहर मिल, वन टू वन बैठेंगे, साथ में खड़े होंगे, बात करेंगे, आज तो निपटा ही देते हैं। वो वाली बात है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड by which data are personally collected by the investigator from the respondent। डाटा क्या था बेटा? इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तेरे नंबर कितने हैं, तेरी एज कितनी है, तेरी वेट कितनी है, डाटा तो हमें पता है। इन्वेस्टिगेटर कौन है बेटा? इन्वेस्टिगेटर है वो बंदा जो ये सारे काम कर रहा है, ठीक है? जो ये सारे काम कर रहा है। मान लो आपको एक असाइनमेंट मिली, जो उनकी छुट्टियों में मैडम ने बोला कि कुछ काम करके आओ, है ना? अब आप उस काम के लिए अपने छोटे भाई को भी लगा सकते हो कि चल यार मेरी असाइनमेंट करा दे। लेकिन अल्टीमेटली असाइनमेंट आपकी है, अल्टीमेटली काम आपका है, तो यू आर द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है? इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो ये सारा काम कर रहा है, जो अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ डाटा कलेक्ट करना चाहता है। वो अपने साथ औरों को लगा सकता है, ओके, पर बाकी लोग नहीं, सिर्फ आप ही, जो बेसिक, जो मेन हेड है, उसको इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। रिस्पोंडेंट कौन है? वो सारे लोग जो आपको आंसर कर रहे हैं, जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को रिस्पोंडेंट यहाँ बोला जाएगा। ये जो वर्ड्स बता रही हूँ, मजे में नहीं बता रही हूँ, इन सब के मतलब समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? तो इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाता है रिस्पोंडेंट के घर पे या उसके पास और उससे पर्सनली जाके एक-एक क्वेश्चन पूछता है, उनसे पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करता है। इसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है? ये कब सूटेबल है? कब आप ये कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। मतलब अगर आपने इन टोटल 50 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, फिर तो आप ये कर सकते हो कि चलो यार 2-3 दिन लगेंगे, 50 लोगों से पूछ के आ जाऊंगा। अगर आपको ये चीज करनी है हजारों लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के घर जाना पॉसिबल नहीं है, हजारों लोगों से वन टू वन बात करना पॉसिबल नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो अगर आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लिमिटेड है, 50 लोग हैं, 10, 20, 30, चलो 100 लोग हैं, है ना? तब ये हो जाएगा, हजारों लोगों पे ये नहीं कर सकते। हजारों लोगों में ये सूटेबल नहीं है। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। जब आप बहुत क्रिटिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि आपको ओरिजिनल एकदम फर्स्ट हैंड ही चाहिए, सीधा उसी बंदे के मुंह से ही आपको सुननी है बात। अगर इतना ओरिजिनल डाटा चाहिए तभी आप ये करिए, वरना अगर सेकंड हैंड से काम चल सकता है तो ये मत करो। इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, वन टू वन बात करनी है, कोई अपने नंबर दूसरे को नहीं बताएगा। सो इसीलिए वन टू वन जाके सीक्रेटली सबके नंबर पूछने हैं। एक्यूरेसी मुझे चाहिए बहुत ज्यादा, मैं गलती नहीं कर सकती, मैं टीचर की गलती पे रिलाय नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुद जाऊंगी, एक्यूरेट डाटा एकदम निकाल के लेके आऊंगी। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको रिस्पोंडेंट के साथ रिक्वायर्ड है और आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। कई बार तो होता है ना कि आप सामने वाले को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते, आपके पास उसका फोन नंबर ही नहीं है, आपके पास उसकी मेल आईडी ही नहीं है, आप कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते, तो अलग बात है। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, तब आप ये करिए। एक्यूरेसी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए, तब आप ये करिए। एंड जब बहुत लिमिटेड लोगों से ही लेना है, तब ये पॉसिबल है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मेरिट्स क्या है?
इसमें डाटा एकदम ओरिजिनल है, एकदम एक्यूरेट है। आप उस डाटा पे रिलाय कर सकते हैं, आप उस डाटा को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सामने वाले के मुँह से आप वो चीज़ सुन के आ रहे हैं। उनके खुद से पूछ के उन्होंने वो चीज़ बताई है। आप उनसे बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। अरे जब वन टू वन बात कर ही रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वही 4 क्वेश्चन पूछूँ। फिर तो मैं कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ, कुछ भी आपसे बात कर सकती हूँ, है ना? क्योंकि वन टू वन फिज़िकली ऑफलाइन बैठ के बात हो रही है। डाटा यूनिफ़ॉर्म रहेगा, आप सबसे सेम तरीके के क्वेश्चन भी ऑब्वियसली पूछेंगे तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कन्वर्सेशन चला सकते हैं। अगर सामने वाला बहुत गुस्से वाला है, तो मैं अलग तरीके से क्वेश्चन पूछूँगी। सामने वाला मेल फीमेल है, उस तरीके से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछूँगी। सामने वाला रो रहा है, हँस रहा है, बिज़ी है, फ्री है, उस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम अलग-अलग तरीके से करूँगी। सामने वाले को समझ नहीं आया, तो दोबारा समझा दूँगी। हिंदी में बोलना है, हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है? पर इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, मैं वाइड एरियाज़ में ये नहीं कर सकती। अगर मुझे हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को पूछना है, तो मैं नहीं पूछ सकती, फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पर्सनल बायस आ जाता है, क्योंकि इसमें मैं वन टू वन बात कर रही हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगेगा, उससे अच्छे से बात कर सकती हूँ, जो बुरा लगेगा, तो अलग तरीके से करूँगी और मेरी मर्ज़ी है मैं कैसे बात कर रही हूँ। तो पर्सनल बायस मतलब मेरी खुद की पर्सनल बायस, है ना? कि मैं क्या करूँगी, इक्वालिटी नहीं लेके आऊँगी, ठीक है? कई बार मैं वो चीज़ अपने आप से कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सबके घरों पे जाना, सबसे बातें करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हेंसफोर्थ लिमिटेड कवरेज इसकी है, ठीक है? ये मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके हो गए। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की हमारे पास होती है, वो क्या होती है? जो हमारे देश की जनगणना होती है, ठीक है? पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है हर 10 सालों में एक बार होता है ना पॉपुलेशन का सेंसस, ठीक है? 2020-21 में होना था, तब हमारा हो नहीं पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। तो अदरवाइज़ आई थिंक लास्ट टाइम 2011 में ही हुआ है, उसके बाद हमारा सेंसस नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। बट सेंसस जो है हर 10 सालों में हमारी सरकार कराती थी ताकि पॉपुलेशन के बारे में पता चल सके और उसमें फिर सारे जो लोग थे, वो स लोगों के घरों में जाते थे, है ना? एक-एक बंदे के घर पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। अब चलो वो सरकार कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे करती है, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि सरकार तो लाखों लोगों को है ना अपॉइंट कर रही है घर-घर जाने के लिए। अदरवाइज़ इंडिविजुअल्स के लिए ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत महँगा पड़ता है, ठीक है? अगर ये समझ आ गया, तो अगले वाला इसका बिल्कुल ऑपोज़िट है। अगले वाला है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन उसका बिल्कुल उल्टा है। वो क्या था? डायरेक्ट था और पर्सनल था। ये इनडायरेक्ट है और ओरल है। मतलब इसके अंदर तुम फिज़िकली उस बंदे के पास नहीं जा रहे हो और दूसरी चीज़ इनडायरेक्ट है, आप उस बंदे से बात ही नहीं कर रहे हो। आप उस बंदे से बात ही नहीं कर रहे हो। मतलब अगर मुझे बच्चे के नंबर जानने हैं तो मैं बच्चे से नहीं पूछ रही, बच्चे के माँ-बाप से पूछ लूँगी, बच्चे के दोस्त से पूछ लूँगी, जिस बच्चे से पूछना है उससे तो नहीं पूछूँगी, ठीक है? देखो इनडायरेक्ट ओरल में क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेथड by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। जिसके बारे में जानकारी चाहिए उस बंदे से जानकारी नहीं लूँगी। मतलब अगर मैं तुम्हारे बारे में पूछना चाहती हूँ, तुमसे नहीं पूछूँगी। एक डिटेक्टिव की तरह किसी और से पूछूँगी तुम्हारे बारे में, ठीक है? किसी और से पूछूँगी तुम्हारे बारे में। जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे नहीं, किसी और से। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स हू आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बाकी लोगों से पूछूंगी, ये जो बाकी लोग हैं, जो अदर पर्सन है, वो कौन है? जो भी विटनेस है, जिसके पास भी मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हो गया, अब जिस बंदे का मर्डर हुआ मैं उससे तो जाके पूछ ही नहीं सकती तेरा मर्डर कैसे हुआ, है ना? तेरे मर्डर से पहले क्या हुआ? तेरे मर्डर के टाइम पे कितने लोग थे? उससे तो नहीं पूछ सकते। तो ऑब्वियसली जो विटनेस है उनसे पूछूँगी, ठीक है? अगर कोई बहुत ज़्यादा दारू पी रखा है बंदा, तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, वो अपनी दिमागी हालत उसकी सही नहीं है। कोई वैसे ही इंसान इंसेन हो गया, पागल हो गया कोई इंसान, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उससे सवाल नहीं पूछूँगी। कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, उससे नहीं पूछूँगी, ठीक है? ऐसे केसेस में हम विटनेस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, तब भी हम ये यूज़ करते हैं कि चलो मैं क्या करती हूँ 50 बच्चों से डायरेक्टली जाके नहीं पूछती हूँ, सीधा टीचर से ही पूछ लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है टीचर को सब पता है 50 बच्चों के बारे में, तो मैं टीचर को ही जाके इन्वेस्टिगेट करती हूँ। मैम आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ऐसा कौन है, सबसे वैसा कौन है? सीधा टीचर से जाके पूछ लेती हूँ। टीचर सारे बच्चों के बारे में मुझे इंटरव्यू दे देगी, ठीक है? तो जब बहुत लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ सीधा
विटनेस से जाके पूछो और विटनेस मुझे बता देगा सबके बारे में, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रिस्पॉन्डेंट। हम रिस्पॉन्डेंट को कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते, हमारे पास रिस्पॉन्डेंट का नंबर ही नहीं है, तो विटनेस से बात करेंगे। अगर रिस्पॉन्डेंट केपेबल ही नहीं है जवाब देने का, है ना, क्योंकि इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, पागल हो गया है, दारू के नशे में है, डेथ हो गई है ना, इन्वेस्टिगेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही आंसर कर सकते हैं, मेन लोग आंसर ही नहीं कर सकते। मतलब छोटे बच्चे के बारे में जानना है, छोटा बच्चा बेचारा कॉम्प्लेक्स आंसर कर नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए विटनेस से पूछा जाता है। अब ये जो चीज़ है ये उसके ऑपोज़िट है, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स। उसके मेरिट्स क्या थे? वो ओरिजिनल था, एक्यूरेट था, रिलायबल था। डिमेरिट्स क्या थे? टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। इसका मेरिट है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उसका था लिमिटेड कवरेज, इसका है वाइड कवरेज हो सकता है। ये सिंपल है और इसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन हम ले सकते हैं। मतलब अगर विटनेस जो है वो एक एक्सपर्ट बंदा है, तो उसका ओपिनियन हम ले सकते हैं। पर इसका डीमेरिट क्या होगा? जो उसका मेरिट था कि वो एक्यूरेट था, डायरेक्ट पर्सनल, एक्यूरेट था, रिलायबल था। ये एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, थोड़ा बायस्ड है, डाउटफुल कंक्लूजन हो सकता है। तो हम रिलायबल इस पर नहीं कह सकते, एक्यूरेट इसको हम नहीं बोल सकते। ये इसमें मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये हो गए इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तीसरा एक और आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये भी करा देती हूँ, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स में हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। मोस्टली ये कौन करता है? मोस्टली ये कौन करता है? जितने भी न्यूज चैनल्स वाले होते हैं वो ये करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी खबर होती है, एक सेकंड में न्यूज चैनल्स पे आ जाता है कि अरे अभी आधे घंटे पहले ये हुआ, अभी 10 मिनट पहले ये हुआ। आज तक का ऑफिस है मुंबई में, है ना? इंडिया टीवी, आज तक, है ना, एनडीटीवी, इन सब के ऑफिस तो है मुंबई में या कहीं भी, है ना? ये 1 सेकंड में कैसे छोटे से गाँव में पहुँच गए, छोटी-सी गली में कैसे पहुँच गए? ये खुद नहीं पहुँचते। इन्होंने हर गली में, हर गाँव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक लोग रखे हुए हैं, मतलब लोकल लोग हैं, वहीं के लोकल लोग हैं, उनको अपना एजेंट बनाया हुआ है। उनको ये मंथली कुछ पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे एरिया में जो भी खबर होगी, मुझे साथ के साथ दे देना। तो न्यूज़ चैनल्स मोस्टली ये काम करते हैं, ठीक है? जिन जब उनको रेगुलर और कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए कि हर घड़ी-घड़ी की खबर चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट हर एरिया में अपने कुछ एक एजेंट रखते हैं। उनको लोकल लोकल लोग ही होते हैं, वहीं के लोग होते हैं, वहीं पे रहते हैं और उनको पैसा टाइम टू टाइम दे देते हैं। हर मंथ की सैलरी दे देते हैं बेसिकली। अब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा है कि पूरे देश भर की जानकारी चाहिए, तो एक बंदा तो नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे क्या रखे हुए हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट रखे हुए हैं, लोकल सोर्सेस रखे हुए हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल, मैगज़ीन, रेडियो, टीवी पे यूज़ करना है, तब ये होता है एज़ आई सेड। और एक्यूरेसी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अबे गलत खबर दे दे, सही टाइम पे दे दे, ठीक है ना? तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इसका मेरिट क्या है? ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत वाइड कवरेज है, कंटीन्यूअस हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन और स्पेशल पर्पस जैसे टीवी वगैरह के लिए यूज़ होता है। बहुत सस्ता पड़ता है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, वहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा-सा पैसा दो, वो सारी खबर दे देते हैं, ठीक है? डीमेरिट्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर लोकल सोर्स अपने हिसाब से बताएगा, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है। कई बार डिले इन कलेक्शन भी हो जाता है और बायस तो होगा ही। हर लोकल सोर्स अपने खुद के दिमाग के हिसाब से बताएगा, बायस तरीके से बताएगा, ठीक है? कई बार डिले भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि लोकल सोर्स पहले, है ना, उस सिटी के हेड को बताता है, फिर वो स्टेट के हेड पास जाता है, फिर वो मेजर हेड के पास जाता है। तो कई बार ऐसे 2-3 लेयर्स होती है, तो कई बार डिले भी हो जाता है इन्फॉर्मेशन आने में, ठीक है? ओवरऑल ये हमारे पहले 3 हो गए, जिसमें हमने इंटरव्यू के बारे में किया, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल एंड लोकल सोर्सेस के थ्रू। हमने 2-3 नाम भी सीखे कि जो इन्वेस्टिगेशन का हेड है, जो कर रहा है, जो मेन ओनर है इस सब का, वो है इन्वेस्टिगेटर। जो जवाब दे रहे थे वो थे रिस्पोंडेंट। अब अगर रिस्पोंडेंट से नहीं पूछना तो किससे पूछोगे? विटनेस से, जो रिलेटेड लोग हैं। एंड लोकल सोर्सेस को क्या बोला जा रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है? ये हो गए हमारे सारे के सारे 3 मेथड, ठीक है? आई होप तुम्हें समझ आया हो। इससे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में हमने शुरू में पढ़ा, ठीक है? अच्छा जी, चलिए यहाँ पर मैं आज के लेक्चर को खत्म करती हूँ, अगला हम कल की क्लास में करेंगे। अगर पूरा लेक्चर देखा है तो डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट है तो वो भी बताना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, हर जगह जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।